एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के नियम, ठीक है। सन 1687 में 1687 में सर आइजक न्यूटन ने क्या किया था? एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, ठीक है। इस बुक में उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, 1687 में सर आइजक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नाम की एक बुक पब्लिश की थी और इस बुक में उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। आपको पता होगा कि क्लासिकल फिजिक्स के पितामह कौन कहे जाते हैं? सर आइजक न्यूटन। इन्हीं के प्रिंसिपल पे पूरा का पूरा आपका मैकेनिक्स और जो क्लासिकल फिजिक्स है वो सब इन्हीं के सिद्धांत पे चलता है। तो इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। एक एक करके हम एक एक नियम की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम। जो गति का पहला नियम है वो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर है? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जड़त्व। ये जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। और जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व जो है, इनर्शिया, इनर्शिया शब्द को प्रतिपादित किया था या इनर्शिया का जो सिद्धांत है ये दिया था गैलीलियो ने। इनका पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली। 14वीं शताब्दी में इन्होंने जड़त्व का एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसलिए गति के पहले नियम को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जो गति का पहला नियम है उसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। गति का पहला नियम। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यह जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है और जड़त्व का सिद्धांत दिया था गैलीलियो ने, इसलिए इसे गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो गति के पहले नियम में, गति के जो पहला नियम है उसमें यह बताया गया है कि यदि कोई पिंड, ठीक है, पिंड का मतलब क्या होता है? बॉडी। कोई भी फिजिकल बॉडी हो गई, कोई भी पिंड, वो स्थिर है। यदि वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बना रहेगा, और यदि वह पिंड मोशन में है या गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बना रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, मतलब यदि कोई पिंड है, बॉडी है, वो रेस्ट में है, स्थिर है, तो वो स्थिर में ही बना रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते। अगर हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करेंगे तब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो लगातार गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न करें। तो ये है गति का पहला नियम। ठीक है, और कोई वस्तु अपनी स्टेट चेंज करने से जो विरोध करती है, मतलब वो गति अवस्था में बनी है तो गति में ही बनी रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रही आएगी, ये जो विशेषता होती है इसी को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है?
If an object is in motion, it will remain in motion. If an object is in rest, it will remain in rest until unless any external force applied on it to change its state. ठीक है। और इनर्शिया क्या हो गया? किसी बॉडी की वह विशेषता जिसकी वजह से वह स्थिर में है तो स्थिर बना रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। ये विशेषता क्या कही जाती है? जड़त्व। प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी क्या करता है? ये विरोध करता है, अपोजेस टू चेंज इट्स पोजीशन, इट्स स्टेट, पोजीशन स्टेट। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है। तो यहां से हमें एक शब्द मिलता है इनर्शिया। इनर्शिया की परिभाषा तो समझ में आ गई है, आपको समझ आ गया होगा कि इनर्शिया होता क्या है। ठीक है। इनर्शिया, हम बात करते हैं अब इनर्शिया पे, यानी जड़त्व। याद रखना ये पहला नियम के ही अंतर्गत पूरा हो रहा है। आज के वीडियो में सिर्फ गति का पहला नियम होगा। ठीक है। इनर्शिया पे अब हम बात करते हैं। इनर्शिया तो आपको समझ में आ गया है। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। रेस्ट का मतलब हो गया विरामावस्था, विराम जड़त्व, ये हो गया गति जड़त्व, ये हो गया दिशा जड़त्व। ठीक है। तो रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पोजीशन में है, प्रारंभ में वो किस अवस्था में है, वो उसके अंतर्गत आएगा। यदि वो शुरू में रेस्ट में है, विरामावस्था में है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाएगा। अगर वो गति में है तो क्या कहा जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और यदि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो जो पुरानी डायरेक्शन चेंज का जो अपोज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। चलिए इन पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो गति के पहले नियम में ही आएंगे। सबसे पहले हम रेस्ट की बात करते हैं। ठीक है। आपने स्कूल की बुक में पढ़ा होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल तो क्या आता है कि यदि कोई व्यक्ति बस में खड़ा है, ठीक है, तो बस किस में होती है? रेस्ट में होती है, और वो व्यक्ति भी रेस्ट पोजीशन में होता है। जब ड्राइवर अचानक से बस को स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है तो क्या होता है? हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी? रेस्ट की, लेकिन अब हमारी पोजीशन रेस्ट की थी, इसलिए ये क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। ठीक है। क्यों गिरता है वो? बस भी रेस्ट में है, व्यक्ति भी रेस्ट में है। अब जब हमारे बस आगे की ओर बढ़ती है तो क्या होता है? पांव तो बस की फ्लोर के साथ आगे गति में, लेकिन हमारा जो हेड है वो रेस्ट में ही बने रहने की कोशिश करता है, वो विरोध करता है परिवर्तन का। इसकी वजह से हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर पेड़ में पके हुए फल हैं या कैसे भी फल लगे हुए हैं पेड़ में, ठीक है, और उसमें पत्ते भी होते हैं, क्या होता है? जब आप पेड़ की डाली को तेजी से हिलाते हो तो क्या होता है? उसमें से पत्ते भी गिरते हैं और फल भी गिरते हैं। क्यों? क्योंकि पत्ते और फल दोनों रेस्ट में रहते हैं, डाली भी रेस्ट में है, और डाली से जुड़े हुए हैं फल और पत्ते। जब आप डाल को हिलाते हो तो पत्ते और फल रेस्ट में ही अपनी उसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करते हैं, और डाल क्या करती है? शेक करती है, जिसकी वजह से आपके फल और पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, आपने अपने घरों में देखा होगा, ब्लैंकेट वगैरह में धूल रहती है, गद्दों में, चादर में धूल रहती है, तो आप इसे झाड़ते हो, डंडे से पीटते हो या उसे हिलाते हो। तो क्या करते हो? आपने एक डोरी पे बांध दिया उसको, वायर पे,
टांग दिया आपने, और उसके बाद क्या करते हो आप डंडे से मारते हो उसको, ब्लैंकेट को, तो ब्लैंकेट तो आपका हिलता है, या आपने ऐसे हिलाया उसको तो ब्लैंकेट तो हिला, लेकिन उसमें जो धूल के कण होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में बने रहने की कोशिश करते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये सारे क्या हुए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, दूसरा हम आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब इनिशियली जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, अब उसी एग्जाम्पल को आप रिवर्स करो, बस में आप हो, बस चल रही है, आपकी पूरी बॉडी एडजस्ट हो गई है मोशन में, गति में है आपकी पूरी बॉडी भी। अब क्या होता है, जब बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, आपकी बस रुकती है, तो बस किस में आ गई, स्थिर में, और उसके फ्लोर से सटे हुए आपके पैर किस में आ गए, स्थिर अवस्था में आ गए। ठीक है, लेकिन आपका जो हेड होता है वो क्या होता है, गति में ही बने रहने की कोशिश करता है। मतलब कोई बॉडी ग्रेजुअली अगर यहाँ पे है तो पहले ये रेस्ट में आएगा, फिर ये ऐसे करते करते ये सबसे लास्ट में रेस्ट में ये आता है, अगर यहाँ की कोई वस्तु इससे टच की हुई रेस्ट में आई तो। ठीक है, तो क्या होता है, आप आगे की ओर गिर जाते हो, आपका हेड आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आप सामने की ओर गिर जाते हो। कार के डैशबोर्ड से आपका सिर लगता है, इसीलिए कार में क्या लगाया जाता है, सीट बेल्ट। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी आगे न जाने पाए, सीट बेल्ट उसको पीछे खींच लेता है, रोक देता है आपको। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन का। पेड़ में जो फल लगे हुए हैं, हवा चलती है तो क्या होता है, फल किस में आ गए, मोशन में हवा के साथ, लेकिन डाल रेस्ट पोजीशन में ही बने रहने की कोशिश करती है, उसमें भी फल गिरते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किस में हुए, इनर्शिया ऑफ मोशन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब किसी चीज़ को आप सर्कुलर घुमाते हो गोल गोल तो उसकी दिशा बदलती है और वो अपोज करता है दिशा के बदलने का, तो ये क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, गति के पहले नियम में। मतलब अगर कोई वस्तु अपनी जिस पोजीशन में बनी हुई है उसी पोजीशन में बने रहने का वो प्रयास करती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाना चाहती है, दिशा भी नहीं चेंज करना चाहती। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल लगाने से उसके स्टेट में चेंज आता है। तो ये आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से बल मिलता है एक शब्द, फोर्स जिसको बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उससे हमें क्या मिलता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स, बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल क्या होता है, किसी वस्तु का जो आकार या उसकी अवस्था में परिवर्तन करे वो होता है बल। मतलब बल आरोपित करोगे आप किसी वस्तु पर तो क्या क्या होगा, पहला अवस्था चेंज होगी, स्टेट। मतलब यदि वो गति में है तो क्या होगा, आपने गति की दिशा में बल लगाया तो उसकी गति और तेज हो जाएगी, एक्सीलरेट हो जाएगा, या विरोध में बल लगाया तो उसकी गति कम हो जाएगी। रेस्ट में है, आपने बल लगाया तो कैसा हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। दूसरा उसका शेप चेंज होता है, आकार में परिवर्तन होता है, त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। ये सारे चेंजेस किससे होते हैं, बल आरोपित करने से किसी ऑब्जेक्ट पे। उसकी डायरेक्शन चेंज होती है बल लगाने से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल क्या होता है, वह कार्य जिसकी वजह से अवस्था, किसी वस्तु के अवस्था या आकार में परिवर्तन हो, बल होता है। ठीक है, चलिए बल कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स सदिश क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में हमने बात की है पहले। ठीक है, बल दो प्रकार का होता है। ठीक है, बल इज इट ऑफ टू काइंड।
पहला क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा क्या होगा, अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्स होता है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स में आपका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो। किसी पिंड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर जो कुल बल लगाया जा रहा है, अगर उस कुल बल की मात्रा जीरो है तो क्या होगा, वो बैलेंस्ड फोर्स होगा। अब कुल बल की मात्रा जीरो कैसे हो सकती है, सोचो। बल क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये समझ लो कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपने इधर से बल लगाया और इधर से बल लगाया। 5 न्यूटन का बल आपने इधर से लगाया, 5 न्यूटन का बल आपने इधर से लगाया। क्या हुआ, ये जीरो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आपने बल लगाया, तो एक का साइन प्लस होगा, एक का माइनस होगा। कुल बल क्या हुआ, जीरो। आप कोई वस्तु अपने हाथ में पकड़ो, इधर भी खींचो उसको, दोनों हाथ में आपने पकड़ा, इधर भी आप खींच रहे, इधर भी, दोनों हाथों से आप अपोजिट साइड में खींचो। क्या होगा, वो वस्तु वहीं पे बनी रहेगी, जबकि बल तो आपका आरोपित हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, नेट बल जीरो हो रहा है। जो कुल बल लग रहा है वो क्या हुआ, जीरो हुआ। तो ये क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में जो वस्तु होती है उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो होता क्या है फिर, आकार में परिवर्तन होता है। यहां पे किसमें, आकार में परिवर्तन होता है, आकार बदलता है नेट फोर्स पे। सपोज करो आपने कोई वस्तु लिया है हाथ में ऐसे, अब क्या करोगे, आप दोनों साइड से दबाओगे इसे, तो क्या होगा, इसका आकार बदल जाएगा। हाथ में गुब्बारा ले लो, फुटबॉल ले लो, आप दोनों साइड से दबा रहे हो तो उसका शेप बदलता है। तो नेट फोर्स में किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदलता है, इसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन तो नहीं होता। अगर वो गति में है तो गति में ही बनी रहेगी, स्थिर है तो स्थिर में बनी रहेगी, उसी अवस्था में बनी रहेगी, सेम में, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड फोर्स में शेप बदलता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स मतलब समान बल, ये असमान बल। जब आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हो, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, आपने इधर से बस फोर्स लगाया, या इधर का फोर्स ज़्यादा है, इधर वाला कम है, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, इस तरफ बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु इधर जा रही है, आपकी गाड़ी, आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो सामने की तरफ, और आपका दोस्त क्या कर रहा है, उसको अपोजिट साइड से बल लगा रहा है, लेकिन उसका बल कम है, आपका बल अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आप धीरे धीरे जाओगे। बल तो आप ज़्यादा लगा रहे हो, लेकिन वो जितना बल लगा रहा है उतना माइनस होकर आप धीरे धीरे जाओगे। लेकिन अगर आप भी साइकिल चला रहे हो और पीछे से उसने भी बल लगाया तो क्या होगा, और तेजी से आप जाओगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आप रेस्ट से मोशन में जा रहे हो या मोशन से रेस्ट में आ रहे हो। आप मोशन में हो तो हो सकता है आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आपके सपोर्ट में बल लग रहा है तो। अगर आपके अपोज में बल लग रहा है तो आपकी स्पीड और कम हो रही है। तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, स्टेट चेंज करता है, गति से स्थिर में, स्थिर से गति में। दूसरा क्या करता है, एक्सीलरेशन को या तो एक्सीलरेट करता है या तो रिटार्ड करता है, धीरे करता है या तेज करता है, ठीक है। लेकिन शेप में परिवर्तन नहीं होता। अनबैलेंस्ड फोर्स में शेप में परिवर्तन नहीं होता। शेप में परिवर्तन के लिए आपको बैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। ठीक है। अब देखो, बल प्रकृति में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है। तो मूल रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं। फंडा,
मेंटल टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, फंडामेंटल कितने बल होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, प्रकृति में कितने बल होते हैं, ठीक है। कितने प्राकृतिक रूप से बल पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल क्या होता है, कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी है, वो एक बॉडी को दूसरे अपनी ओर दूसरी को आकर्षित करेगी, इसको बोला जाता है गुरुत्व बल। ये उसके शेप और साइज के ऊपर निर्धारित करता है। जैसे ये मार्कर है, इसका भी कुछ ना कुछ गुरुत्व बल होगा, लेकिन ये इतना निग्लिजिबल होता है कि ये कोई इफेक्ट ही नहीं डाल पाता। लेकिन जब आप सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हो, ग्रह उपग्रह की बात करते हो, सूर्य की बात करते हो, तारों की, तो उनका आकार बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए उनका गुरुत्व बल ज़्यादा होता है और वो गुरुत्व बल प्रभाव डालता है। प्रकृति में जितने भी बल पाए जाते हैं उसमें सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्व बल। ठीक है, यह सबसे कमजोर होता है, सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स मतलब दो अणु परमाणु जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूक्लियस के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। ये कब लगता है, जब दो न्यूक्लियस बहुत पास पास होते हैं, तो ये क्या हुआ, वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर। ठीक है, तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये इससे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रकृति में वीक न्यूक्लियर फोर्स एक ये पाया जाता है। दूसरा क्या होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ये किसके बीच में लगता है, किन्हीं भी दो आवेश के बीच में, किन्हीं भी टाइप के दो चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या तो निगेटिव चार्ज होते हैं। दो ही टाइप के चार्ज मौजूद हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो समान टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, और दो निगेटिव हैं तो ये भी समान होगी, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर फेंकेंगे। और असमान चार्ज, ठीक है, प्लस माइनस को आकर्षित करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज को आकर्षित करेगा, और निगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित करेगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, चौथा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इससे भी ज़्यादा होता है। ये किन्हीं भी दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में ये लगता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अणु के अंदर इसमें भी बहुत पास पास होते हैं। हमारे प्रकृति में जो चार बल पाए जाते हैं मूल रूप से फंडामेंटली, इसमें सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इनका रेशियो देखें, अगर आप इसको 1 काउंट करोगे तो इसकी तुलना में ये कितने गुना हो जाएगा, 10⁻25 टाइम्स, 10 की घात 25 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होता है 10 टू द पावर 36, 10 की घात 36 गुना। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है 10 टू द पावर 38 टाइम्स। अगर हमें इन दोनों के बीच की बात करनी है तो इससे ये 10 की घात 25 गुना ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10 की घात 36 गुना ज़्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की घात 38 गुना ज़्यादा होगा। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10 की घात 11 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की घात 13 गुना ज़्यादा होता है। अगर इन दोनों का हम तुलना करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा, 10 की घात 2 गुना, मतलब 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये था फोर्स के बारे में। ठीक है, इसी में एक आता है इंपल्स, संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम को क्या बोला जाता है संवेग। क्या होता है ये मोमेंटम? क्या होता है मोमेंटम को सबसे पहले P से डिनोट किया जाता है। ये होता है mv। P क्या हुआ मोमेंटम, m क्या होता है मास, और v क्या होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब आप ये समझो कि बाइक हो गई और ट्रक हुआ, तो ट्रक का वजन बाइक से ज़्यादा होता है। अगर दोनों एक समान गति से चल रहे हैं तो क्या होगा, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा ट्रक का, क्योंकि मास उसका ज़्यादा है और बाइक का कम है। तो जिस भी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। अगर 100 की स्पीड पे ट्रक चल रहा है और 100 की स्पीड पे बाइक भी चल रही है तो बाइक को रोकने के लिए आपको कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ट्रक को रोकने के लिए आपको उससे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। अगर दोनों स्थिर हैं तो आप बाइक को धक्का देते हुए ले जा लेते हो, लेकिन ट्रक को क्योंकि मास ज़्यादा है, तो उसको मूव करने के लिए, वेलोसिटी में लाने के लिए हमें ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मोमेंटम भी कैसा है वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो आपको समझ आ गया होगा न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर में ही बनी रहेगी, यदि वो गति में है तो गति में ही बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। और वस्तु की वह विशेषता जिसकी वजह से वह गति में है तो गति में बने रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, इस विशेषता को क्या बोला जाता है? जड़त्व बोला जाता है। और जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। इसलिए जो न्यूटन का पहला नियम है उसे गैलीलियो की गति का पहला नियम भी बोला जाता है, या गैलीलियो की गति का नियम भी बोला जाता है। और यह नियम जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे गति का जड़त्व नियम भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम की।